हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी भी। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था हर्बर्ट बॉयर। तो हर्बर्ट बॉयर का जो जन्म है, अच्छा, हर्बर्ट बॉयर से पहले हम जान लेते हैं कि अगर फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो थे वो हर्बर्ट बॉयर ना हर्बर्ट बॉयर नहीं थे, बल्कि कैरोल यानी कार्ल इरेकी थे, जिनको हम कार्ल कैरोली या फिर जिनको हम कार्ल या फिर इरेकी के नाम से। ये क्या थे? हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे और वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से इनको जानते थे। इन्होंने क्या किया था? बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था, टर्म बायो टेक्नोलॉजी। अच्छा, कब दिया था? 1919 में। अच्छा, फिर हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले मेन एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर इनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? 1936 में हुआ था। इनका पालन पोषण कहाँ था? वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। ऐसी जगह जहाँ हुआ था जहाँ से यंग मैन की डेस्टिनी में रेल रोड्स और माइंस थी। क्या थी? रेल रोड्स और माइंस थी। फिर 1936 में क्या किया? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर येल में 3 साल तक इन्होंने क्या किया? 3 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1966 में इन्होंने क्या किया? सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उसके बाद फिर 1969 तक इन्होंने स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज वाले ई कोलाई बैक्टीरियम के रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स पर अध्ययन किया था। इन्होंने पाया कि इन एंजाइम्स में डीएनए स्ट्रैंड्स को एक पर्टिकुलर फैशन में काटने की क्षमता होती तथा जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड्स पर स्टिकी एंड्स कहलाता है। जो क्लिप्ड एंड्स प्रिसाइज एक्सरसाइज डीएनए के पीस के साथ जुड़ जाते हैं। इस डिस्कवरी के बाद हवाई स्थित स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टैनली कोहन के बीच बहुमूल्य तथा लाभदायक कन्वर्सेशन हुआ था। उसके बाद हालांकि कोहेन डीएनए के स्मॉल रिंगलेट्स पर कार्य कर रहे थे जिन्हें प्लाज्मिड्स प्लाज्मिड्स कहते हैं। या प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्रीली, अगर पूछ ले कहाँ तैरते हैं, तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते रहते था। डीएनए के कोडिंग स्टेट्स में इंडिविजुअली रेप्लिकेट करते हैं। कोहेन ने सेल से इन प्लाज्मिड को हटाने तथा दोबारा अन्य सेल्स में री इंसर्ट करने की विधि डेवलप की। इस प्रोसेस के बाद डीएनए स्प्लाइसिंग के जुड़ने से बॉयर तथा कोहेन ने डीएनए सेगमेंट्स को डिजायर्ड कोगुलेशन कॉन्फ़िगरेशंस में रिकम्बाइन किया तथा बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए को इंसर्ट किया जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तरह कार्य कर सकते हैं। यह ब्रेक थ्रू डिसिप्लिन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का आधार माना गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। सभी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस जैसे कि कर्ड, ब्रेड, वाइन का बनना भी बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है, यानी रिजल्ट है। आजकल सीमित अर्थ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें से प्रोसेस आती है जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंसेस को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रोसेस टेक्निक्स को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया है, जैसे कि
एग्जाम्पल दिया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब के फॉर्मेशन के निर्माण होना, जैसे जीन की सिंथेसिस तथा यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सभी के सभी किस्में आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ही एक प्रकार से पार्ट हैं। उसके बाद ये कई बार पूछा जाता है EFB का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा दी गई डेफिनेशंस में ट्रेडिशनल व्यू तथा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को समाहित यानी इन कंपास किया गया। फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा दी गई डेफिनेशंस इस प्रकार है कि प्रोडक्ट्स तथा सर्विस के लिए नेचुरल साइंस व ऑर्गेनिजम्स सेल्स व उसके पार्ट्स पर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स अनुरूपों का इंटीग्रेशन यानी समायोजन हुआ। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात हम करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के विकास में दो टेक्निक्स मेन थी। कौन से? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टेक्निक के द्वारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स आदि का फॉर्मेशन किया जाता है। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ को समझ ही चुके होंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं, हालांकि ना के बराबर एक्सेप्शंस को छोड़कर। जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाने तथा वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशंस के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई वेरिएशंस को परमिट करता है। फिर प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स द्वारा प्राय डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का भी समावेश यानी इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशंस हो जाता था। इस कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिजायरेबल जीन्स के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, क्या आप डीएनए की उस पीस का भविष्य जानते हैं जिसके जिसे किसी प्रकार से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाओ? संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिजम्स की प्रोजनी सेल्स में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन जब यह डीएनए रिसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है तो यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एलियन डीएनए बाहरी डीएनए का पीस अब उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इस प्रकार होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन बेस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना कह सकते हैं। अब एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफोमिडियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका। प्लाज्मिड या एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। स्टानले कोहन तथा हार्वर्ड बॉय ने 1972 में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। मॉलिक्यूलर सीजर्स कहे जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में
बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खोज में डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर काटना संभव हो सका। तो इससे साफ पता चलता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही कट लगाता है, यानी काटता है। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। फिर यह प्लाज्मिड डीएनए की तरह कार्य करता है, जो साथ में डीएनए को ट्रांसफर करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर यानी इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक इसी प्रकार प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग कर एलियन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल्स के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एशेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब यह नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। एशेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपीज बनाने की क्षमता ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉलोनी कहलाती है। अच्छा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप्स प्रयोग होते हैं। डिज़ायरेबल जीन्स वाले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे डीएनए का होस्ट में प्रवेश करना, यानी इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इंट्रोड्यूस करेंगे डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजनी में डीएनए का ट्रांसफ़र करना। फिर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो जाती है जब हमारे पास निम्न की टूल्स उपलब्ध हों, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लाइगेज होना चाहिए जोड़ने के लिए, वेक्टर्स तथा होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब हम इन टूल्स में कुछ को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को 1963 में ऐसे 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया जो ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते थे। इनमें एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को कट करता है। दूसरे वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। हिंद सेकंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। ऐसा पाया गया कि हिंद सेकंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता है जहां पर 6 बेसिक पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंद सेकंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। हिंद सेकंड के अतिरिक्त आजकल हम 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। इनमें से प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है। इन एंजाइम की नेमिंग में पहला लेटर जीनस तथा दूसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्पीशीज से लिया जाता है, जिससे आइसोलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल एशेरिचिया कोलाई RY13 से इको R1 में लेटर R को स्ट्रेन के नाम से डिराइव किया गया है। फिर क्या करेंगे, फिर नाम में दिए गए रोमन नंबर्स उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया के स्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास न्यूक्लियेज में आते हैं। अब न्यूक्लियेज एंजाइम का एक बड़ा क्लास है। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशंस पर कट करते हैं। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण
इंस्पेक्शंस के बाद कार्य करता है। रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है। जैसा कि फिगर में हम अभी आगे देखेंगे, डीएनए में प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। एक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम्स कहते किसे हैं? अच्छा, पैलिंड्रोम्स लेटर्स के ग्रुप होते हैं जिन्हें आगे तथा पीछे दोनों ओर से पढ़ने पर एक ही वर्ड बनता है। जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे मलयालम, टाल्डा। और वर्ड पैलिंड्रोम तथा डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है। वर्ड पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर। डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है। यदि रीडिंग की ओरिएंटेशन को सेम रखा जाए तो यह पैलिंड्रोम दोनों स्टैंड्स पर समान प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बात करेंगे जैसे हम एग्जांपल्स, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। अब ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, 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 एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन टू ग्वानिन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड्स को पैनिट्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड्स पर दो सेम बेसेस के बीच के हिस्से को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्टैंडर्ड पोजीशंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्टैंड्स पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स मतलब चिपचिपे एंड्स। इनको स्टिकी एंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड्स की यह स्टिकनेस डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम्स के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। जेनेटिक सिंथेसिस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। डिफरेंट सोर्सेस या जीनोम्स से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को में स्टिकी एंड्स एक जैसे होते हैं, जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में इंड टू इंड जोड़ा जा सकता है। अच्छा, अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब तक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सेपरेशंस एंड आइसोलेशंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जाता है। चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया कि डीएनए पे किस प्रकार का चार्ज होता है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड्स में मीडियम मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सबिली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स एगारोस जेल है, जो सी वीड से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल पॉलीमर है। जैसे कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। फिर डीएनए फ्रेगमेंट को सेविंग इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सेविंग इफेक्ट एगारोजल प्रदान करता है अर्थात छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स अधिक दूर तक मूव कर जाते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। गेस करें कि जेल के किस एंड्स पर सैंपल सोर्स किया गया था। सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स को तभी विजुलाइज किया जा सकता है जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक कंपाउंड से स्ट्रेन करने के बाद उस पर यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वाइट रेडिएशन डाली जाए। आप प्योर डीएनए को बिना स्ट्रेन किए विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, जबकि इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा स्टेन्ड जेल पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में
स्पष्ट दिखाया गया है। डीएनए के सेपरेटेड बैंड्स को एगारोथ जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूजन कहलाता है। इस तरह से प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में यूज किया जाता है। फिर बात करेंगे हम क्लोनिंग वेक्टर्स की। अच्छा, आप जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल्स के बिना भी प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेजेस में स्वतंत्रतापूर्वक रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। प्रति सेल बैक्टीरियोफेजेस की काफ़ी अधिक संख्या होने के कारण बैक्टीरियल सेल्स में इनके जीनोम की कई कॉपी पाई जाती है। कुछ प्लाज्मिड के प्रति सेल केवल 1 या 2 कॉपीज पाई जाती हैं, जबकि अन्य प्लाज्मिड की 15 से 100 कॉपीज पर सेल तक पाई जा सकती हैं। प्लाज्मिड की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम एलियन डीएनए बेस को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो हम एलियन डीएनए की संख्या को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज की संख्या के बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में यूज किए जा रहे वेक्टर्स इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं इन्हें फॉरेन डीएनए से आसानी से जोड़ा जा सके तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन भी किया जा सके। वेक्टर्स में क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए निम्न फीचर्स की आवश्यकता होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या एक सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जब डीएनए का कोई पीस इस ओरी से जुड़कर होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है तो लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी ओरी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए टारगेट डीएनए के कई कॉपीज प्राप्त करने के लिए इसे ऐसे वेक्टर्स में क्लोन करना चाहिए जिसकी ओरिजिन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है। फिर बात करेंगे इसमें हम सिलेक्टेबल मार्कर की। तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है कि ओरी के साथ वेक्टर्स को सिलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई व एलिमिनेट करने में सहायता करते हैं तथा ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्टिव ग्रोथ को होने देते हैं। डीएनए के इस पीस को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसीजर्स को ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। फिर समानता एम्पिसिलिन क्लोरोएम्फेनिकॉल टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन आदि जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस को इनकोड करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स में इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्लोनिंग साइट्स एलियन डीएनए को जोड़ने से समानता यूज होने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वेक्टर्स में कुछ या केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। वेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होने पर इसके कई फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एलियन डीएनए का लाइगेशन रिस्ट्रिक्शन साइट पर होता है जो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स में से किसी एक में प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो वेक्टर PBR322 में उपस्थित टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की BAM-H1 साइट पर एलियन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे फॉरेन डीएनए के इंसर्शन के कारण रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस समाप्त हो जाता है। अच्छा, फिर भी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफॉर्मर्स की प्लेटिंग के करके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट आउट किया जा सकता है। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफर कर देते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एंटीबायोटिक्स मीडियम पर ग्रो करेंगे। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में सहायता करता है जबकि दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एलियन डीएनए के इंसर्शन के कारण इनएक्टिव हो जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट्स के सेलेक्शन में सहायता प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन के कारण रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन
एक जटिल यानी कम्बरसम प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स रखने वाली 2 प्लेट्स पर साथ साथ प्लेटिंग की ज़रूरत होती है। इस कारण अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स बनाए जाते हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं, क्योंकि इनमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस की क्षमता यानी कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। इसमें से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स को कोड करने वाले सीक्वेंस के भीतर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी सहायता से एंजाइम बनाने वाले जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का नाम देते हैं। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में यदि इंसर्ट उपस्थित नहीं होता है तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनीज का निर्माण होता है। इंसर्ट की प्रेजेंस में अल्फा गैलेक्टोसिडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है और ऐसी कॉलोनीज किसी प्रकार का रंग प्रोड्यूस नहीं करती। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के रूप में पहचानी जाती हैं। फिर वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीन को प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसफ़र करना हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा, जिन्हें यह बहुत पहले से पता था। बैक्टीरिया तथा वायरस जानते थे कि यूकैरियोटिक सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीन्स को कैसे डिलीवर किया जाए तथा अपनी चाहत के अनुसार जीन को काम करने के लिए विवश किया जाए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कई डाइकोट प्लांट्स का एक पैथोजन है जो डीएनए के एक पीस यानी टीडीएनए को ट्रांसफर डीएनए को डिलीवर कर नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है यानी करता है। ये ट्यूमर सेल पैथोजेंस के लिए जरूरी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार रेट्रोवायरसेस में एनिमल्स की नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता होती है। पैथोजन द्वारा अपने यूकैरियोटिक होस्ट में जीन डिलीवर करने की आर्ट को अच्छी तरह से समझकर मनुष्य में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करने के लिए पैथोजेंस के नए टूल्स को यूजफुल वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को अब तक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया, जो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अनेक प्लांट्स में डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अब रेट्रोवायरसेस को भी डिसआर्म यानी अहानिकारक करके इनका प्रयोग एनिमल सेल्स में डिसाइडेबल जीन्स को डिलीवर करने में किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के पीस को सुइटेबल वेक्टर से जोड़कर बैक्टीरिया, प्लांट्स तथा एनिमल्स होस्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जहां यह मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर कंपीटेंट होस्ट यानी फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं हो सकता है। क्यों? बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए फोर्स करने से पहले यह आवश्यक है कि बैक्टीरिया सेल को डीएनए लेने के लिए कंपीटेंट बनाया जाए। कंपीटेंट बनाने के लिए इससे पहले डाईवैलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इससे डीएनए के बैक्टीरियल सेल वॉल पे स्थित फोर्स के द्वारा प्रवेश करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसे सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले आइस पर रखकर इंक्यूबेट किया जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन सेल्स मोर फोर्सिबली प्रवेश कराया जाता है यानी फोर्सफुली प्रवेश कराया जाता है। इसके पश्चात कुछ समय के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हीट शॉक पर रखने के बाद पुनः इसे वापस आइस पर रखा जाता है। ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। होस्ट सेल में एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने का केवल यही तरीका नहीं है, और भी कई टेक्निक हैं जिसके बारे में अभी चलेंगे, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन नामक मेथड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। बायोलिस्टिक या जीन गन का भी यूज करते हैं। इसका यूज हम प्लांट के लिए सुइटेबल्स होता है।
इसमें डीएनए से कोटेड गोल्ड या टंगस्टन के हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल्स द्वारा सेल्स पर बम्बारी यानी बम्बार्डिंग कराई जाती है। लास्ट मेथड में इसमें डिसआर्म पैथोजेंस वेक्टर्स का यूज किया जाता है। ये वेक्टर्स इन्हें अब जब होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें से दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होते हैं, जैसे कि डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, फिर डीएनए का रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस द्वारा फ्रेगमेंटेशन करते हैं, डिसआर्म डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड वेक्टर्स में लाइगेशंस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, होस्ट सेल्स को एक मीडियम से लार्ज स्केल पर कल्चर करना, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन करना। अब इन स्टेप को डिटेल्स में एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फॉर डीएनए। अच्छा, आपको याद होगा कि बिना किसी एक्सेप्शंस के न्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल्स होता है। अधिकांश ऑर्गेनिजम्स में यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का या डीएनए डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काटने के लिए एक आवश्यक के लिए यह आवश्यक है, इसे प्योर फॉर्म में होना चाहिए, बट अन्य दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स से फ्री होना चाहिए। डीएनए मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसलिए सेल्स को ब्रेक करके खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए के साथ दूसरे मैक्रोमोलेक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड तथा लिपिड भी रिलीज हो सकें। यह तभी संभव है जब बैक्टीरियल सेल्स यानी प्लांट्स या एनिमल टिश्यू लाइसोजाइम मतलब बैक्टीरिया, सेलुलोज, प्लांट सेल, काइटिनेज, फंगस जैसे एंजाइम से ट्रीट किया जाए। अब आप जानते हैं कि जीन्स डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स पर स्थित होता है तथा हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ इंटरविंड गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन्स को प्रोटेज से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट द्वारा अलग कर सकते हैं। अल्टीमेटली चिल्ड एथेनॉल मिलाने से प्योरीफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे सस्पेंशन में फाइन थ्रेड्स के कलेक्शंस के रूप में देख सकते हैं। फिर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। प्योरीफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमम कंडीशंस में इंक्यूबेट करने पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेशन का कार्य परफॉर्म किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। डीएनए एक निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है, इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। इसी कार्य या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर मूव करता है। यह प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी दोहराई जाती है। डीएनए की ज्वाइनिंग में कई प्रोसेस शामिल हैं। सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद सोर्स डीएनए से काटा हुआ चेन ऑफ इंटरेस्ट को काट कटे वेक्टर्स में उपस्थित खाली जगह के साथ लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। फिर पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में प्राइमर्स के दो सेट तथा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज करके इन विट्रो मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई कॉपीज की सिंथेसिस होती है। प्राइमर ये स्मॉल केमिकली सिंथेसाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए लाइक रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। रिएक्शंस में पाए जाने वाले मोन्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करके प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है। यदि डीएनए रेप्लिकेशंस को कई बार रिपीट किया जाता है तो डीएनए सेगमेंट्स को लगभग बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई किया जा सकता है। उसके बाद फिर इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो पीसीआर हैं, पीसीआर के 3 स्टेप दिखाई गए हैं, डीनेचुरेशन, एडिलिंग और एक्सटेंशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है, हीट एप्लीकेशन टू सेपरेट डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर एडिलिंग में क्या करते हैं, प्राइमर बाइंडिंग टू सेपरेट डीएनए। एक्सटेंशन में क्या होता है, फिर एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज यानी टाइप पॉलीमरेज एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू एक्सटेंड the primers. The cycles repeat 30 times to produce more than 1 million copies. यह रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त करते हैं। हाई टेम्परेचर द्वारा होने वाले डीएनए से
के डबल स्टैंड्स के डीनेचुरेशन के समय भी यह एंजाइम एक्टिव बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स को वेक्टर्स के साथ लाइगेट करके क्लोनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे हम इंसर्शंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑब्लिक ऑर्गेनिजम्स। रेसिपिएंट सेल के अंदर लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई मेथड्स होते हैं। यह कार्य तब किया जाता है जब रेसिपिएंट सेल्स अपने चारों तरफ उपस्थित डीएनए को रिसीव करने के लिए सक्षम कंप्लीटेड हो जाते हैं। यदि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और इसे ई कोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स में बदल जाता है। या हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को एम्पिसिलिन रखने वाली अगार प्लेट्स पर फैलाएं तो केवल ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करते हैं, जबकि अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स की वृद्धि हो जाती है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है। इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब आप एलियन डीएनए के एक पीस को एक क्लोनिंग वेक्टर्स में प्रवेश कराकर इसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो एलियन डीएनए इनमें मल्टीप्लाई होने लगता है। ऑलमोस्ट सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ का अल्टीमेट उद्देश्य डिज़ायरेबल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना होता है तथा इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेस होने की आवश्यकता होती है। फॉरेन जीन अप्रोप्रिएट कंडीशंस में एक्सप्रेस होते हैं। होस्ट सेल में फॉरेन जीन्स के एक्सप्रेशन को समझने के लिए कई टेक्निकल बातों को डिटेल में जानना आवश्यक होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग तथा टारगेट प्रोटीन्स के एक्सप्रेशंस को इंड्यूस करने वाली कंडीशंस को फेवरेबल्स बनाने के बाद कोई भी लार्ज स्केल पर इसके प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई रीजंस बता सकते हैं कि लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? क्या आप कोई रीजंस बता सकते हैं कि लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन्स इनकोडिंग जीन्स किसी हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कहते हैं। क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट रखने वाले सेल्स को स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है। कल्चर का उपयोग करके डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट यानी अलग करने में तथा विभिन्न सेपरेशन टेक्निक द्वारा प्रोटीन को प्योरीफाई करने में करते हैं। सेल्स एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जहाँ एक ओर से यूज्ड मीडियम को निकाला जाता है तथा दूसरी ओर से फ्रेश मीडियम भरा जाता है ताकि सेल्स अपने फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉन्ग एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहे। इस प्रकार का कल्चरिंग मेथड डिजायर्ड प्रोटीन्स के अधिक प्रोडक्शन के लिए लार्जर बायोमास को प्रोड्यूस करता है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर से प्रोडक्ट की पर्याप्त मात्रा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं जहां कल्चर के अधिक वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर्स को प्रोसेस किया जाता है। बायोरिएक्टर्स एक वेसल्स के समान है जिसमें से माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल तथा या ह्यूमन सेल्स का यूज करते हुए रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल्स, एंजाइम्स आदि में बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है। और फिर बायोरिएक्टर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को पाने के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रदान करता है जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। अधिकतर उपयोग किए जाने वाले बायोरिएक्टर्स स्टेयरिंग टाइप्स होते हैं जिन्हें ये फिगर में दिखाया है 9.7, उसमें तो थोड़ा मिस्टेक हुई। फिर बायोरिएक्टर्स के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तथा उसकी मिक्सिंग करते हैं। अल्टरनेटिवली वायु को बबल्स के रूप में बायोरिएक्टर्स के अंदर भेजा जा सकता है। यदि आप जैसे कि आप चित्र में दिखाया गया है पाएंगे बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम्स या एन ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम्स या फॉर्म कंट्रोल सिस्टम्स या टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पॉइंट तथा लगा होता है। सैम्पलिंग पॉइंट से कल्चर्स की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। फिर हम बात करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की। बायोसिंथेटिक स्टेज के पूरा होने के बाद मार्केटिंग के लिए एक
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरह रेडी होने से पहले यह प्रोडक्ट्स कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। इन प्रोसेस में सेपरेशन और प्योरिफिकेशन शामिल होता है, जिसे कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोडक्ट्स को सुइटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। ड्रग्स के केस में ऐसे फॉर्मुलेशंस को क्लिनिकल ट्रायल से गुजारते हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स टेस्टिंग की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रोडक्ट्स के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अलग अलग होता है। थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो। ये चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकेंड चैप्टर के बारे में।